दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इस हफ्ते के सबसे इम्पोर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स टॉप 25 ऐसे सवाल जो सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं पढ़ेंगे बल्कि उनसे जुड़े स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स भी समझेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि हर एक पॉइंट एग्जाम के लिए वैल्यूएबल है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और आज का ये डीप डाइव सच में एक मास्टर क्लास होने वाला है। आज हम डोपामीन टू डेप्थ का सफर तय करेंगे। डोपामीन टू डेप्थ। हाँ, मतलब हम शुरुआत करेंगे खेल और पुरस्कारों की उन खबरों से जो एकदम डोपामाइन रिलीज करती हैं, और फिर धीरे धीरे गहराई में उतरते हुए भारत की रैंकिंग्स, स्कीम्स और अंत में गहरे जियोपॉलिटिकल मुद्दों को डिकोड करेंगे। क्या बात है। तो चलिए हमारे सोर्स 2 के डेटा से शुरू करते हैं। स्पोर्ट्स के सेक्शन में एक सवाल है जो बहुत चर्चा में है। हाल ही में 900 करियर गोल करने वाले दूसरे पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है लियोनेल मेसी। मेरा नाम तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है, रोनाल्डो ने ये मुकाम 1236 मैचों में हासिल किया था और मेसी ने सिर्फ 1142 मैचों में। ओह वाओ, मतलब ये तो ऐसा है जैसे कोई मैराथन रनर आखिरी मील में अचानक सबसे तेज दौड़ने लगे। इतनी एफिशिएंसी। एग्जैक्टली। मेसी ने 94 कम मैच खेलकर ये रिकॉर्ड बनाया है। और स्टैटिक फैक्ट्स की बात करें तो 8 बैलन डियोर और 2022 का फीफा वर्ल्ड कप विजेता होने का खिताब भी उन्हीं के पास है। ये सच में कमाल है। अच्छा, स्पोर्ट्स से अब हम सीधा गणित की दुनिया में चलते हैं। स्लाइड 4 के मुताबिक 2026 का एबेल पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है जर्मनी के गर्ड फाल्टिंग्स को। गर्ड फाल्टिंग्स। हाँ, और इन्हें ये पुरस्कार अरिथमेटिक ज्योमेट्री में उनकी योगदान के लिए दिया गया है। राइट। लेकिन एक बात बताइए, मैं हमेशा सोचती हूँ गणित के लिए नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं दिया जाता? ये एक बहुत ही क्लासिक डिबेट है। अल्फ्रेड नोबेल का झुकाव शायद प्रैक्टिकल आविष्कारों की तरफ ज्यादा था, इसलिए नॉर्वे सरकार ने एबेल पुरस्कार शुरू किया, जिसे नोबेल ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। अच्छा, तो ये नॉर्वे सरकार देती है? बिल्कुल। और स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा ट्रिक याद रखिए, एबेल फॉर अरिथमेटिक, और ये मिला है जर्मन गणितज्ञ फाल्टिंग्स को। ए फॉर एबल, ए फॉर अरिथमेटिक। परफेक्ट। परफेक्ट। चलिए अब अपने दूसरे सेगमेंट पर आते हैं जहां हम भारत की आंतरिक स्थिति और अर्थव्यवस्था को देखेंगे। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? भारत इसमें 163 देशों में 13वीं रैंक पर है। 13वीं रैंक। अगर मैं इसे गोल्फ के स्कोर की तरह देखूं, जहां स्कोर जितना कम होता है स्थिति उतनी खराब होती है। मतलब हायर रैंक का मतलब है ज्यादा आतंकवाद, है ना? बिल्कुल सही एनालॉजी है आपकी। इसे सिडनी का इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस या IEP पब्लिश करता है। 13वीं रैंक का मतलब है कि भारत पर आतंकवाद का प्रभाव अभी भी काफी ज्यादा है। चिंताजनक है। और जब वैश्विक सुरक्षा खतरे में होती है तो व्यापार पर सीधा असर पड़ता है। हमारी अगली स्लाइड इसी से जुड़ी है। भारत सरकार ने हाल ही में रिलीफ स्कीम किस उद्देश्य से शुरू की है? देखिए, ये सवाल एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्कीम मध्य पूर्व संघर्ष, जिसे हम रेड सी क्राइसिस कहते हैं, उससे प्रभावित निर्यातकों को राहत देने के लिए है। राइट, क्योंकि वहां जहाजों पर हमले हो रहे हैं। बिल्कुल। कॉमर्स मिनिस्ट्री यानी पीयूष गोयल जी के मंत्रालय ने इसके लिए 497 करोड़ रुपए का बजट रखा है। वाओ, 497 करोड़। तो ये पैसा एग्जैक्टली कैसे मदद करेगा? अगर माल देरी से पहुंचता है तो सरकार लॉजिस्टिक कॉस्ट का 50% देगी, और अगर माल नष्ट हो जाता है तो 100% नुकसान का भुगतान सरकार करेगी। ये तो एक्सपोर्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है। अब थोड़ा पॉलिटी की तरफ रुख करते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी NCBC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है साध्वी निरंजन ज्योति। इन्होंने हंसराज अहीर की जगह ली है। अच्छा, मुझे ये कमीशन हमेशा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अल्फाबेट सूप की तरह लगते हैं। बड़ा कंफ्यूजन होता है इनमें। हाँ, काफी स्टूडेंट्स को होता है। इसे ऐसे समझिए, 1993 में ये सिर्फ एक वैधानिक या स्टैच्यूटरी बॉडी थी, लेकिन 2018 में 102वें संशोधन के जरिए इसे संवैधानिक दर्जा मिल गया। ओके, 102वां संशोधन। और एक छोटा सा ट्रिक याद रखिए अनुच्छेदों के लिए। आर्टिकल 338 है SC के लिए, 33A है ST के लिए, और 33B है बैकवर्ड क्लासेस के लिए। 33A, A और B एकदम क्रोनोलॉजिकल। बहुत बढ़िया। अब इकोनॉमी का एक और डेटा देखते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक राज्य कौन सा बना है? ये बना है तमिलनाडु। $8 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है इन्होंने, जो देश का 21.8% है। वाओ,
जब भी मैं तमिलनाडु के टेक्सटाइल की बात सुनती हूँ मुझे तिरुपुर याद आता है। उसे भारत का वार्डरोब कहा जाता है ना? हाँ बिल्कुल, तिरुपुर को निटवेयर कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। और मुझे लगता है चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी तो है। एकदम सही। और ये सेक्टर एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा रोजगार भी देता है। रोजगार और समाज से ही जुड़ी हमारी अगली किताब है करुणा, द पावर ऑफ कंपैशन। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी। ओ, बचपन बचाओ आंदोलन वाले कैलाश सत्यार्थी। हाँ, और इसे लॉन्च किया है CJI सूर्यकांत और किरण बेदी ने। बहुत ही इंस्पायरिंग है। और सत्यार्थी जी का काम तो वैसे भी समाज की जड़ों से जुड़ा है। इसी जड़ों और संस्कृति की बात को आगे बढ़ाते हुए हम अपने तीसरे सेगमेंट पर आते हैं जो हमारे पहले सोर्स की स्लाइड्स पर आधारित है। बिल्कुल, सांस्कृतिक धरोहर। तो मेरा सवाल है सर, सरहुल महोत्सव मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? इसका मुख्य राज्य है झारखंड। झारखंड। आप जानते हैं मुझे लगता है कि प्रकृति की पूजा ही असली पर्यावरणवाद है और सरहुल तो इसी बारे में है ना? एकदम। सरहुल का मतलब ही है साल वृक्ष की पूजा। ये 3 दिन का त्योहार होता है जिसे मुंडा, हो और संथाल जनजातियां मनाती हैं। बहुत सुंदर। और स्टैटिक फैक्ट के लिए याद रखें, झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था, जो सीधे तौर पर आदिवासी अस्मिता से जुड़ा है। राइट। संस्कृति को सेलिब्रेट करने का एक और तरीका है सिनेमा। तीसरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2026 कहाँ आयोजित किया गया? ये इम्फाल, मणिपुर में हुआ। इसमें कुल 9 फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को याद रखना कई बार मुश्किल हो जाता है। हाँ, और UPSC PCS में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। इसके लिए एक मस्ट ट्रिक है, MAST और AMAN। MAST और AMAN? हाँ, MAST यानी मेघालय, असम, सिक्किम, त्रिपुरा, और AMAN यानी अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। क्या बात है! MAST और AMAN, ये तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब कल्चर से थोड़ा कानून की तरफ आते हैं। स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? दूसरा राज्य बना है गुजरात, जहां CM भूपेंद्र पटेल ने इसे लागू किया है। और पहला उत्तराखंड था, राइट, 2024 में? बिल्कुल सही। लेकिन एक मिनट, गोवा में भी तो सिविल कोड है, तो गुजरात दूसरा कैसे हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, गोवा में जो कोड है वो पुर्तगाली शासन के समय का है। स्वतंत्र भारत में चुनी हुई सरकारों द्वारा पास किया गया पहला कानून उत्तराखंड का था और दूसरा गुजरात का। अच्छा, ये डिफरेंस है। लेकिन मैं सोच रही थी संविधान के आर्टिकल 44 में तो DSP का जिक्र है, तो क्या केंद्र सरकार इसे जबरन लागू नहीं कर सकती? नहीं, क्योंकि DSP नॉन जस्टिशिएबल होते हैं। आप इन्हें कोर्ट के जरिए जबरन लागू नहीं करवा सकते। ये राज्यों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। समझ गए। चलिए अब वापस कला की ओर चलते हैं। हाल ही में 88 वर्ष की आयु में तूरी कुमेरू गोविंदा भट्ट जी का निधन हुआ। वो किस लोक नृत्य से संबंधित थे? वो यक्षगान से जुड़े थे, जो कर्नाटक की एक बहुत ही प्रसिद्ध कला है। 88 साल की उम्र, मतलब एक कलाकार का इतने सालों तक अपनी कला को जिंदा रखने का जज्बा सच में सलाम करने लायक है। बिल्कुल। वो यक्षगान की टेनकुतिट्टु शैली के मास्टर थे और भारत सरकार इसे यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल कराने की मांग भी कर रही है। ये तो होना ही चाहिए। अब हम अपने आखिरी सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, वैश्विक मंच पर भारत। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये याओंडे में हुआ, जो कैमरून देश की राजधानी है, और भारत का प्रतिनिधित्व पीयूष गोयल जी ने किया। अरे, पीयूष गोयल जी का नाम तो हमने अभी रिलीफ स्कीम में भी सुना था। हाँ, एक तरफ वो देश में एक्सपोर्टर्स को राहत दे रहे हैं और दूसरी तरफ ग्लोबल ट्रेड नेगोशिएशंस कर रहे हैं। वैसे WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। इसमें 166 सदस्य हैं और इसकी DG नागोजी ओकोंजो-इवेला हैं। परफेक्ट स्टैटिक रिवीजन। अच्छा, G7 शिखर सम्मेलन 2026 किस देश में आयोजित होगा? ये फ्रांस के इवियान शहर में होगा। और प्रधानमंत्री मोदी भी जा रहे हैं ना? हाँ, पार्टनर कंट्री के रूप में। इससे पहले 50वां इटली में था और 51वां कनाडा में। इन 7 देशों को याद रखने की भी कोई ट्रिक है क्या? बिल्कुल, UCFGIJK याद रखिए। USA, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और UK। UCFGIJK, नाइस। अच्छा, इसमें रूस भी तो था पहले। हाँ, 1998 में रूस जुड़ा
तो G8 बना था, लेकिन 2014 के क्रीमिया विवाद के बाद उसे बाहर कर दिया गया। जियोपॉलिटिक्स सच में बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। पड़ोस की बात करें तो 26 मार्च को कौन सा देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को वो आज़ाद हुए थे। 2026 में ये उनका 56वां स्वतंत्रता दिवस होगा। और इसमें भारत के ऑपरेशन विजय की भूमिका तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है ही। बिल्कुल, और उसी जीत की याद में हम 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं। बहुत गर्व की बात है। अब हेल्थ सेक्टर की एक अहम डेट देख लेते हैं। विश्व क्षय रोग दिवस यानी वर्ल्ड टीबी डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ये 24 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि 1882 में इसी दिन डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी। टीबी तो सच में एक हवा में छिपा दुश्मन, एयरबॉर्न डिजीज है। सही कहा। और भारत के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें, हमारा लक्ष्य 2025 तक टीबी मुक्त होना है, बिल्कुल, जिसके लिए एनटीपी प्रोग्राम चल रहा है। 2025 का टारगेट। गॉट इट। अब हम आज के सबसे थ्रिलिंग टॉपिक पर आते हैं। मध्य पूर्व संघर्ष से जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? इसका नाम है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। वाओ, तो मतलब ये सीधा रिलीफ स्कीम से जुड़ गया। एक तरफ वाणिज्य मंत्रालय पैसे से राहत दे रहा है और दूसरी तरफ नौसेना अपने 5 से ज्यादा युद्धपोतों से भौतिक सुरक्षा दे रही है। क्या सामंजस्य है। बिल्कुल, और ये सब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास हो रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा चोक पॉइंट है। नौसेना ने ऐसे ही कोविड में ऑपरेशन समुद्र सेतु भी चलाया था। राइट, और इस ऊर्जा संकट का असर यूरोप में भी दिख रहा है। हमारा आखिरी सवाल है, ईंधन राशनिंग यानी फ्यूल राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपियन संघ का देश कौन सा बना? वो देश है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया? हाँ, वहां सरकार ने नियम बना दिया है कि आम नागरिक दिन में सिर्फ 50 लीटर ईंधन ही ले सकता है। ये तो वैसा ही है जैसे कोविड में लोग पैनिक होकर टॉयलेट पेपर जमा कर रहे थे। ऑस्ट्रिया और इटली के लोग सस्ता ईंधन लेने स्लोवेनिया आ रहे थे ना। एग्जैक्टली, पैनिक बाइंग। और क्योंकि स्लोवेनिया 27 देशों वाले ईयू का हिस्सा है, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, तो बॉर्डर ओपन होने का असर पूरे रीजन पर पड़ता है। तो सोचिए, आज हमने रेड सी क्राइसिस और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे समुद्री चोक पॉइंट्स की बात की। जरा सोचिए, अगर भविष्य में ये जलमार्ग पूरी तरह बंद हो जाएं, तो क्या केवल फ्यूल राशनिंग से काम चलेगा या दुनिया को ग्लोबल ट्रेड का पूरा नक्शा ही बदलना पड़ेगा? इस पर विचार कीजिएगा। बहुत ही गहरा सवाल है ये। तो दोस्तों, ये थे इस हफ्ते के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो ऐसे ही डेली अपडेट्स और वीकली करंट अफेयर्स के लिए प्रेप राइट यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि प्रेपरेशन स्मार्ट होनी चाहिए, सिर्फ हार्ड नहीं।